नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक कोल समुदाय की। क्या है उनकी कहानी, कैसा है उनका संघर्षों से भरा इतिहास, उनकी अपनी अलग संस्कृति और आज के भारत में उनकी क्या जगह है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर ये कोल समुदाय है कौन। तो देखिए, कोल समुदाय को भारत में एक अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब या एसटी का दर्जा मिला हुआ है। ये लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं, खासतौर पर विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों में। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोल शब्द ये पहले ब्रिटिश प्रशासन मध्य भारत की कई जनजातियों के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन आज ये एक खास समुदाय की अपनी पहचान बन चुका है। चलिए अब इनके इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने को पलटते हैं। एक ऐसा दौर जिसने इनके जुझारू होने की पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दिया। बात हो रही है 1831-32 के मशहूर कोल विद्रोह की। देखिए, 1831 से काफी पहले से ही अंदर गुस्सा पनप रहा था और फिर 1831 में ये एक बड़े विद्रोह की शक्ल में फूट पड़ा। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से दबा दिया, पर इस विद्रोह ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी याद की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों। वजहें एक नहीं कई थीं। एक तरफ था अंग्रेजों का शोषण, दूसरी तरफ जमींदारों का जुल्म। उनकी जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही थीं और तो और उनकी सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था। बस इन्हीं सब वजहों ने मिलकर कोल और उनके साथी समुदायों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि इस विद्रोह को भारत में आदिवासी संघर्ष के इतिहास का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर माना जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी ज़मीन, अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक बड़ी जंग थी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका कल्चर, इनका समाज कैसा है। वो कौन सी चीजें हैं जो इस समुदाय को आपस में जोड़कर रखती हैं। देखिए, कोल समाज को समझने के लिए 3 बातें जानना जरूरी हैं। पहली, ये एक पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पेट्रियार्कल सिस्टम, जहां परिवार का हेड एक पुरुष होता है। दूसरी बात, यहाँ आज भी जॉइंट फैमिली का चलन बहुत आम है, मतलब कई पीढ़ियां एक साथ एक ही घर में रहती हैं। और तीसरी, जो कि बहुत अहम है, वो है अपने गोत्र से बाहर शादी करने का नियम। मतलब कोई भी अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकता, ये एक पक्का नियम है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके धर्म और विश्वास की। इनकी मान्यताएं ना बहुत गहरी और सीधी साधी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ये लोग सूरज की, धरती माँ की और जंगल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा अपने पूर्वजों को पूजने की परंपरा भी बहुत मजबूत है। हाँ, ये भी सच है कि वक्त के साथ इन पर हिंदू धर्म का और कुछ जगहों पर ईसाई धर्म का भी असर दिखाई देता है। अब जरा भाषा और त्योहारों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, कोल समुदाय की अपनी कोई अलग लिखी हुई लिपि नहीं है। ये लोग जिस इलाके में रहते हैं वहीं की बोली बोलते हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी या बघेली। त्योहारों में कर्मा इनका सबसे बड़ा और ज़रूरी त्योहार माना जाता है। और हाँ, ग्रुप डांस और लोकगीत, वो तो इनके समाज का, इनकी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। तो ये तो हो गई संस्कृति और परंपरा की बातें। लेकिन आज के भारत में इनकी जिंदगी कैसी है? कौन सी सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों का ये सामना कर रहे हैं? चलिए अब इस पर आते हैं। इनकी आर्थिक जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। देखिए, पहले इनका गुजारा मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और जंगल से मिलने वाली चीजों से होता था। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। आज ये लोग दिहाड़ी मजदूरी पर, मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं पर और काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने पर, मतलब सीजनल माइग्रेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो जाहिर है ये समुदाय आज कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है और ये सारी मुश्किलें ना आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई की कमी, गरीबी, खुद की ज़मीन का ना होना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच ना होना और ऊपर से सामाजिक शोषण। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर हम इनकी तुलना इसी इलाके के दूसरे बड़े आदिवासी समुदायों जैसे मुंडा या संथाल से करें, तो एक बात कॉमन है, इन सभी का सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है भाषा का। जहां मुंडा और संथाल लोगों की अपनी भाषाएं हैं, मुंडारी और संथाली, वहीं कोल समुदाय के लोग स्थानीय बोलियां ही बोलते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ऐसी बात नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कोल समुदाय एक नया रास्ता बनाने में लगा है।
तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस बदलाव में मदद कर रही हैं। तो इस नए रास्ते पर इन्हें सहारा कहाँ से मिल रहा है? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो इनका शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, जिससे इन्हें आरक्षण का फायदा मिलता है। फिर पंचायतों और विधानसभाओं में इनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं, जिससे इन्हें अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसी सरकारी स्कीमें और बहुत से एनजीओज भी हैं जो इनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर कुछ ऐसी है कि ये समुदाय एक तरफ तो तेजी से शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी खास सांस्कृतिक पहचान को बचाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना आसान नहीं। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि अपनी विरासत और आने वाले कल की तरक्की, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कोल समुदाय ही नहीं, बल्कि आज दुनिया भर के अनगिनत आदिवासी समुदाय ढूंढ रहे हैं।